जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। काफी टाइम से हमारी क्लास मिस हो रही थी या स्किप हो रही थी या नहीं हो पा रही थी। रीजन थोड़ा हेल्थ भी मेरा ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब वापस से धमाकेदार अंदाज में वापस से हम लोग एक और एडिटोरियल क्लास में। और एक इस एडिटोरियल क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वोकेबलरी मिलने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन मिलने वाला है और बहुत बेहतरीन होने वाली है आज की एडिटोरियल क्लास। तो जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे, इसको शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं और फिर आज देखते हैं हम लोग ये बेहतरीन क्लास। जल्दी से जुड़ जाएं सारे प्यारे बच्चे हमारे, आज बहुत बेहतरीन क्लास होगी हमारी द हिंदू एडिटोरियल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, देखते हैं बेहतरीन ढंग से। अब देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर वर्ड्स समझेंगे। तो लेट अस सी सम वर्ड्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। तो कुछ एडिटोरियल से हमने वर्ड्स निकाले आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला वर्ड है आपका कैनरी। अब देखिए कैनरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनरी। कैनरी का मतलब होता है समथिंग इज एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ डेंजर, मतलब कोई जो खतरे का संकेत हो, ट्रबल का संकेत हो। जैसे कि हमारा एडिटोरियल आया था कैनरी इन द कैनोपी, यानी कैनोपी कहते हैं हम लोग किसको, वनस्पति को, फॉरेस्ट को, फॉरेस्टेशन को। तो कैनरी इन द कैनोपी यानी एक हमारे को बहुत ही एक खतरे की घंटी बज चुकी है फॉरेस्ट को लेके, हमारे जो फॉरेस्ट की हमारी हालात है या हालत हो रही है उसको लेके। विनय जी गुड इवनिंग। तो कैनरी मतलब होता है जो आपके लिए खतरे की घंटी हो, अर्ली साइन ऑफ डेंजर। अब आते हैं हम लोग यहां पर देखें, तो पहला वर्ड जो हमारे इस एडिटोरियल कैनरी इन द कैनोपी में यूज किया गया था, बायपास। बायपास का मतलब क्या होता है, अनदेखा कर देना, मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना, निग्लेक्ट कर देना। जैसे आप सबने सुना होगा जब हम लोग बात करते हैं, कहीं आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली या दिल्ली टू लखनऊ, तो कई बार जो बस वाला होता है वो बाईपास ले लेता है, मतलब मेन मतलब जो एरिया है या ट्रैफिक है उसको अवॉइड करने के लिए वो साइड हो जाता है, मतलब साइड मतलब एक हाईवे ले लेता है या ऐसी जगह जहां से ट्रैफिक ना हो, तो ये बाईपास हो जाता है। अब लाइफ में बाईपास कैसे होता है, जैसे मेन प्रॉब्लम है आपकी, आप प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करें, अनदेखा कर लें, उस पर फोकस नहीं कर रहे, ये बाईपास कहलाएगा। तो बाईपास का मतलब होता है अनदेखा करना। इसके सिनोनिम होते हैं सरकमवेंट, इग्नोर और निग्लेक्ट। इसके एंटोनिम होते हैं कंसिडर और रिगार्ड, मतलब किसी चीज पर सोच विचार करना, किसी चीज पे ध्यान देना, तो इसमें हम अनदेखा कर रहे हैं, अपोजिट में हम कंसिडर या रिगार्ड यानी किसी चीज पर सोच विचार करेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट मतलब होता है किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज में बाधा पेश करना, इसको हम कहते हैं काउंटर एक्ट। यानी काउंटर एक्ट का मतलब होता है बाधा डालना या रुकावट पेश करना, बाधा डालना और रुकावट पेश करना, रुकावट डालना। क्लियर। अब जैसे यहां देखें एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य करना। काउंटर मतलब किसी चीज के खिलाफ कार्य करेंगे, किसी चीज के खिलाफ एक्ट करेंगे, मतलब उसे विरोध करेंगे या उसके विरुद्ध में जाएंगे। तो यहां पर हमारा सिनोनिम होता है थॉट। थॉट मतलब भी होता है कि किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना, अपोज विरोध करना, नेगेटिव करना किसी चीज को। एनल और कैंसल रद्द करना होता है, यानी कोई इंसान कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, आप उसको कैंसिल कर रहे हो, उसको बोल लो ये सही नहीं है, गलत है, तो कैंसिल करना, एनल करना। अपोजिट होता है एड, एनकरेज और फैसिलिटेट, इसमें सुगम बनाना, आसान बनाना, प्रोत्साहित करना, ये होता है हमारा काउंटर एक्ट का अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट इज मडी। आप सबने मड सुना है, तो मडी आपने सुना होगा ऑलरेडी, मतलब होता है डर्टी, लेकिन मडी का मतलब कई बार कंफ्यूज भी होता है। जैसे नेता लोग आपको क्या करते हैं, आपके दिमाग को मडी करते हैं, ये आपके दिमाग में मान लो स्पष्टता है, और नेता लोग कुछ ऐसे टॉपिक आपको मतलब डिविएट कर रहे हैं,
आपके दिमाग को बिल्कुल डर्टी कर रहे हैं, मडी कर रहे हैं, यानी वो आपको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। यानी मडी का एक और मतलब होता है कंफ्यूजन में डालना, असमंजस में डालना, मतलब कंफ्यूज करना, असमंजस में डालना। क्लाउड, मेक ऑब्सक्योर, धुंधला करना। और इल डिफाइन मतलब कोई चीज को गलत बताना या गलत तरीके से पेश करना, गलत तरीके से डिफाइन करना, उसको कहते हैं इल डिफाइन। अब इसमें अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें मडी में हम क्या करें, कोई चीज धुंधला करें, तो अपोजिट में स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। मेक सर्टेन या वेल डिफाइन, सही से पेश करना। तो ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग मडी द वाटर्स। ये एडियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मडी द वाटर्स, बेहद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडियम है, हमेशा एग्जाम में आता है। मडी द वाटर्स, अब विजुअल वोकेबलरी से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पानी है जिसमें मिट्टी नीचे लगी हुई है, और जैसे आपने पैर रखा वो पूरी मिट्टी क्या है, बिखर जाएगी, फैल जाएगी, तो ये क्या हो गया, मडी द वाटर्स हो गया। यानी किसी चीज को कंफ्यूजन पेश करना, यानी आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन काफी कियोटिक हो जाती, उसको कहते हैं मडी द वाटर्स। मतलब किसी सिचुएशन को कियोटिक कर देना, कंफ्यूजिंग कर देना, या टू बिकम कियोटिक और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू बिकम कियोटिक और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर आप ये देखो यहां पर परफेक्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे उसने अपनी एक्स वाइफ को फैमिली हॉलिडे पे बुलाया, और साथ ही साथ उसने कहा अपने हस्बैंड, शी ऑल्सो कम ऑन वेकेशन विद अस एंड द किड्स रियली मडल्ड द वाटर। मतलब एक तो हुआ भैया एक्स वाइफ को बुलाया आपने, भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और बच्चों को भी उसके बुलाया। अब आपने क्या कर दिया, बड़ी क्योटिक सिचुएशन पैदा कर दी, जरूर इसमें क्योस पैदा होगा। तो ये होता है मडी द वाटर्स। वैसे ये सब जो मतलब एक्सपेरिमेंट है वो अंग्रेज लोग ही कर सकते हैं, इंडियंस तो नहीं करेंगे भैया कभी भी। अब देखिए मडी द वाटर्स क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड टिपिफाई। टिपिफाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रेजेंट करना इन सम वे, प्रेजेंट इन अ काइंड ऑफ अ वे, यानी प्रेजेंट करना, इसको कहते हैं टिपिफाई। यानी रिप्रेजेंट करना, या किसी चीज को एज अ चिन्ह या सिंबल की तरह प्रतीक होना, सिंपलाइज करना, प्रतीक होना, प्रेजेंट करना, पेश करना, टिपिफाई कहलाता है। तो टिपिफाई के हम लोग सिनोनिम देखें, एपिटोमाइज, इलस्ट्रेट, सिंबलाइज या डिस्क्राइब, ये सिनोनिम होते हैं हमारे टिपिफाई के। एंटोनिम में हमारा होता है कंसील, छिपाना। इसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं एज अ एग्जाम्पल और एज सम काइंड ऑफ पैटर्न। अपोजिट में हम क्या करेंगे, छिपाएंगे, डिस्टॉर्ट, बिगाड़ना। तो ये टिपिफाई के एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इंसुलर। इंसुलर क्या होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड, संकीर्ण। तो संकीर्ण, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टिव, इसको हम कहते हैं इंसुलर, संकीर्ण। जैसे इसके सिनोनिम होते हैं पैरोशियल। कैसे याद रखेंगे पैरोशियल, जो अपनी पारों के बारे में सोचता है और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, उसका एटीट्यूड लाइफ में कैसा है, पैरोशियल है, नैरो माइंडेड है, काफी ज्यादा छोटी सोच वाला है। कंफाइंड, कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। कॉन्ट्रैक्टेड, लिमिटेड, इनका मतलब भी संकीर्ण होता है। अपोजिट, ये नैरो, रिस्ट्रिक्टेड, ये सारे सिनोनिम। अपोजिट क्या होता है, ब्रॉड माइंडेड। तो इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, अपने आप को बहुत किसी चीज में कन्फाइन कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। अपोजिट में हम बहुत विस्तृत तरीके से सोच रहे हैं, यानी ब्रॉड माइंडेड है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इम्पिटस। इम्पिटस मतलब क्या होता है, वो चीज जो किसी चीज में उत्तेजना पैदा करेगी, यानी एक मोटिवेशन पैदा करेगी। जैसे इंप्लॉयज निराश हैं, हताश हैं, लेकिन उनको बोनस मिल गया तो बहुत मेहनत और जम के करेंगे, तो ये इम्पिटस देखने को मिलेगा, कैटलिस्ट देखने को मिलेगा, यानी उत्साहित देखने को मिलेगी। तो इम्पिटस वो चीज जो लोगों को उत्साहित करेगी या किसी चीज के प्रोग्रेस को बढ़ा देगी, विकास को। तो इम्पिटस का सिनोनिम होता है कैटलिस्ट, इंसेंटिव, मोटिवेशन, स्टिमुलेंट और स्पर। स्पर मतलब भी होता है मोटिवेट करना। अब हम इसमें किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, अपोजिट में हम किसी को क्या करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, यानी हतोत्साहन, यानी कोई चीज जो आपको हतोत्साहित कर दे, या ब्लॉक, रुकावट डाले,
तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। कोई डाउट? आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब इम्पेटस के बाद नेक्स्ट वर्ड इज मर्की। मर्की का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा धुंधला हो, जिसमें क्लैरिटी ना, यानी मर्की मतलब होता है धुंधला, धुंधला यानी जिसमें क्लैरिटी ना हो, स्पष्टता ना हो, उसको कहते हैं मर्की। इसके सिनोनिम होते हैं क्लाउडी, जिससे आपने क्लाउड्स देखा है जमा हो जाएंगे एक जगह, तो बहुत ज्यादा कैसा लगेगा, धुंधला हो जाएगा, यानी अस्पष्ट हो जाएंगी चीजें। ग्लूमी, अगेन बिल्कुल धुंधलाहट होना। फॉगी, फॉग आपने देखा होगा, अगर धुंध हो जाएगी यानी फॉग हो जाएगा तो फॉगी होगा काफी। फजी, अब इसको फजी को कैसे याद रख सकते हो, दिल्ली की फिजा है बड़ी फजी, तो आप गए दिल्ली, सोचा लाइफ में क्लैरिटी आई, लेकिन वहां पर आपको बहुत फिजा, ऐसी फिजा मिल गई है जो काफी कंफ्यूज कर रही है, यानी फजी यानी धुंधलाहट जीवन में आ रहा है। उसके बाद आएगा मडी। मडी हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा भी था। अभी कश्यप, गुड इवनिंग डियर अभी कश्यप। इसके बाद चेयरलेस और डल, ऑब्सक्योर। अब मर्की में चीजें हमें बहुत नेगेटिव लग रही, मतलब कोई उत्साह नहीं लग रहा, एक चेयरलेस है समा है, बहुत नेगेटिव सा समा है, तो ये भी इसका सेंस होता है नेगेटिव, कि मर्की में चीजें हमें बहुत एक तरीके से डिप्रेसिंग लग रही है, यहाँ हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसके एंटोनिम में होता है एपरेंट, ब्राइट, ब्रिलियंट, चेयरफुल एंड होपफुल। इसमें हम होपलेस फील करें, अपोजिट में होपफुल फील करेंगे। कोई डाउट इसमें? देन यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे क्लियर लिख दीजिएगा, सभी बच्चे क्लियर लिख दीजिएगा अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए, आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड इज अनइम्पीडेड। अनइम्पीडेड मतलब क्या होता है? अनइम्पीडेड मतलब होता है जिसमें कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। इम्पीड मतलब क्या होता है? जो रुकावट हो आपके लिए। अन मतलब नॉट इम्पीडेड मतलब कोई आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो वो होता है अनइम्पीडेड। अब अगर हम लोग इसको तोड़ के याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक वर्ड होता है पीईडी। क्या होता है हमारा? पीईडी। पीईडी का मतलब क्या होता है? पैर। पीईडी का मतलब क्या होता है हमारा? पैर होता है, याद रखिएगा। जो हमारा पीईडी होता है इसका मतलब क्या होता है? पैर। जैसे आपने पेडल सुना होगा, पैर मारते हैं पेडल पे, तो पीईडी हमेशा किसके लिए होता है? पैर के लिए होता है। आई मतलब होता है जैसे कोई चीज में, जैसे आपने सुना है पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो कोई अगर आपके पैर में बेड़ियां बांध दे तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब ये हो गया लिटरल सेंस। यहां पर पैर में बाधा मानना मतलब कि आपकी प्रोग्रेस ना होने देना, रुकावट पेश करना। तो आई एम एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या है? आप नॉट, पैर आगे नॉट बढ़ेंगे मतलब इम्पीड है ना, मतलब एक देसी वर्ड में बताओ तो आप मतलब जीवन में आगे ना बढ़ेंगे ड्यू टू रुकावट। यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंसेस। तो इम्पेड मतलब हो गया बिल्कुल रुकना, आगे न बढ़ना। यूएन लगा देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? नो रुकावट, नो बाधा, यानी अनइम्पीडेड मतलब कोई रुकावट ना होना। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए अनइम्पीडेड के बाद हम लोग वापस वर्ड पे आ जाते हैं। तो बहुत ब्रेक करके इस तरीके से याद करेंगे, कोई दिक्कत कभी नहीं जाएगी ना। अब अनइम्पीडेड का हमारा बाकी सिनोनिम देखा जाए। अनहैम्पर्ड। अनहैम्पर्ड मतलब क्या होता है? अनहैम्पर्ड मतलब भी जिसमें हमें कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। अनलिमिटेड, कोई लिमिट ना होना। अनब्लॉक्ड, कोई रुकावट ना होना। अनऑब्स्ट्रक्टेड, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसमें कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, अपोजिट में रुकावट होगी, यानी हैम्पर्ड, इम्पीडेड, रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कोई डाउट? आई गेस आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही। अब आता है नेक्स्ट वर्ड। अनइम्पीडेड के बाद आता है सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। मतलब जैसे अब किसी चीज को किसी से अलग कर देंगे वो भी हो जाएगा सीक्वेस्ट्रेशन। और आप भी अगर लोनली हैं, अकेले हैं और एक सीक्वेस्ट्रेशन का जीवन जी रहे, यानी सेपरेशन का, आइसोलेशन का, अकेलेपन का, तो एकांतवास या अलग होने को हम लोग कहते हैं सीक्वेस्ट्रेशन। अब इसका सिनोनिम होता है अलोननेस, अलूफनेस, आइसोलेशन, रेक्लूसिव। रेक्लूसिव क्या होता है? वैसे आपने एक वर्ड रेक्लूस सुना होगा शायद,
रेक्लूस किसको कहते हैं? साधु संत को कहते हैं, जिसने दुनियादारी त्याग दी है, हिमालय पे चले गया है, वो रेक्लूस है। अब इसको याद कैसे करें? फनी में याद कर सकते हो, जो नहीं देता है किसी को एब्यूज, रहता है अपने में, हिमालय में रहता है, वो है क्या? रेक्लूस। यानी रेक्लूसिवनेस मतलब क्या हो जाएगा? एकांतवास, अकेलापन। रिमोटनेस, बिल्कुल दूर होना, अलग होना किसी से। उसके बाद सेपरेशन, अगेन अकेला होना, अलग होना। शेल्टर, सॉलिट्यूड, एकांतवास, सोलो आपने सुना ही होगा, तो सॉलिट्यूड, एकांतवास, अकेलापन। रेक्लूजन, सेक्लूसिवनेस, सेक्लूड आपने सुना होगा, सेक्लूड मतलब सेपरेट, सेक्लूसिवनेस मतलब सेपरेट होना किसी से, सेपरेशन होना। एंटोनिम में कंपनी, फेलोशिप, कंपनी मतलब किसी के साथ होना, फेलोशिप, कंपेनियनशिप मतलब किसी के साथ होना, इसमें आप किसी से अलग हैं, तो ये इसके एंटोनिम होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेट अस सी एग्जैजरबेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्जैजरबेट कैसे याद रखें? देखिए एसर क्या होता है? हमेशा कड़वे के लिए होता है, याद रखें। एसर जो रूट है वो हमेशा बिटर के लिए होता है, बिटर, कड़वा। और यहाँ एक्सैजरबेट मतलब क्या? और कड़वा कर देना, और किसी चीज को कड़वा बना देना। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त ने पार्टी रखी, और उस पार्टी में आपकी एक्स को भी बुला दिया। अब उसने आपकी पार्टी में जब एक्स को बुला लिया अपने बर्थडे पार्टी में, तो आपकी जो मतलब दर्द है ना, बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी एग्जैजरबेट हो जाएगा, यानी वर्सन हो जाएगा। तो एग्जैजरबेट मतलब और वर्स हो जाना। इसका सिनोनिम होता है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा बदतर हो जाना, हालात और खराब हो जाना। एनॉय, इरिटेट, ये तो हमें पता ही है। एम्बिटर और कड़वा करना। एनरेक, क्रोधित करना और गुस्सा दिलाना। एक्सैसरपेट, एक्सैस्परेशन या एक्सैस्परेट मतलब क्या होता है? क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना और ज्यादा, एक्सैस्परेट, एक्सैस्परेशन जैसे होता है। एड इंसल्ट टू इंजरी, और ज्यादा ह्यूमिलेट भी करना। और जैसे आप देखते हैं कोई पाकिस्तान वाले इंडिया से हारते भी हैं, और साथ ही साथ क्या होता है? उनकी बेइज्जती भी होती है, तो इसको कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब डिफीट एज वेल एज ह्यूमिलेटेड, मतलब आपकी पराजय भी हुई और आप बिल्कुल एम्बेरेस्ड भी हुए, तो इसको कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। फैन द फ्लेम्स, फ्लेम देखते हैं आप, फ्लेम धुआं होता है, और फैन करते हैं ऐसे ऐसे, तो मतलब फ्लेम बढ़ा रहे हैं, चिंगारी बढ़ा रहे हैं, आप अपने दोस्त को छेड़ रहे हैं, टीना टीना, तो ये क्या? फ्लेम आप फैन कर रहे हैं, यानी और ज्यादा वर्सन कर रहे हैं, उसके लिए सिचुएशन खराब कर रहे हैं, बदतर कर रहे हैं। फीड द फायर, फायर को फीड कर रहे हैं, फायर जैसे आग जल रही है, तेल डाल रहे हैं उसमें, और आग की लपटें बढ़ेंगी, यू आर फीडिंग द फायर। गो फ्रॉम बैड टू वर्स, रब सॉल्ट इन अ वुंड, तो ये बहुत सारे इडियम से याद रखिएगा, ये हमेशा बदतर करने के लिए होता है, सिचुएशन को और खराब करने के लिए। किसी की जख्म पे नमक छिड़कना, रबिंग सॉल्ट ऑन समवन्स वुंड। अब इसमें हम खराब कर रहे हैं, बदतर कर रहे हैं, अपोजिट में हम ठंडक पहुंचाएंगे, किसी को रेमेडी देंगे, यानी एलिविएट करेंगे, अपीस करेंगे, शांत करेंगे, खुश करेंगे, मेक हैप्पी, प्लीज सूद करेंगे, है ना? जैसे सोनू सूद है, तो आप उसको देख के आपको सूदिंग लगता है, यानी काफी ज्यादा आप ठंडे हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ये सूद इसका एंटोनिम हो जाएगा। पैसिफाई, पैसिफाई में भी शांत हो जाना। प्लेसेंट मतलब भी होता है क्या? शांत हो जाना। जैसे पैसिफिक ओशन सुना होगा आपने, प्रशांत महासागर, पैसिफाई करना, तो पैसिफिक हमेशा समझ लेना शांति के लिए होता है, तो पैसिफाई शांत करना, प्लेसेंट शांत करना। अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, तो अब इसको याद कैसे कर सकते हो? पॉसिटी को हम लोग कहते हैं कमी, शॉर्टेज। इसको याद ऐसे कर सकते हो, पौआ, सिटी में पौए की है पॉसिटी, पौआ समझ रहे हो ना? तो सिटी में पौआ की है पॉसिटी, तो पॉसिटी मतलब होता है। वॉइस तो हाई करेंगे बेटा, तुमको भी हाई होना पड़ेगा थोड़ा सा, हाई मतलब आना भी पड़ेगा क्लास में रेगुलर। अब देखिए, अगर अब भाई देखिए, मैं बहुत शांत व्यक्तित्व का हूं, चिल्लाना चीखना मेरा काम नहीं है। अगर आपको सुनना है तो गौर से कान लगा के सुनना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, अपना जाओ पार्टी करो, न्यू ईयर आ रहा है। तो पॉजिटिव। अब आता है पॉजिटिव का सिनोनिम होता है डर्थ। डर्थ मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। डेफिशिएंसी मतलब भी होता है कमी। मीगरनेस मतलब भी होता है कमी।
पाल्ट्रीनेस मतलब भी होता है आपका कमी, कैंटीनेस मतलब भी है कमी। तो ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? आपके कमी से रिलेटेड है। स्कैर्सनेस कमी के लिए होता है, स्पार्सिटी ये भी होता है हमेशा कमी के लिए होता है। तो याद रखिए ये सारे वर्ड्स किसके लिए होते हैं? हमारे कमी के लिए होते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब इसमें कमी है, अपोजिट में क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में होना, सफिशिएंट होना। तो इसका सिनोनिम होता है सफिशिएंसी, एबेंडेंस, इनफ, प्लेथोरा और एफ्लुएंस। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? परव्यू। तो परव्यू हमारा क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं इसके। परव्यू का एक मतलब तो होता है ध्यान, अटेंशन, और दूसरा मतलब होता है रेंज। तो ध्यान के सेंस में, या हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज पे हमें बारे में जागरूक होना, उस सेंस में हमारा होता है अटेंशन, अवेयरनेस, कॉग्निजेंस, साइट और विजन। ये सब किस सेंस में होता है? जब परव्यू का मतलब होता है जागरूकता के सेंस में। तो जागरूकता या किसी चीज के बारे में आपको परव्यू है, नॉलेज है, यानी आपको उसके बारे में आप ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में जागरूक हैं, तो ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम होता है आपका रेंज, डोमेन, एम्बिट, स्पेयर और होराइजन। ये सब क्या है? हमारे एंटोनिम है ऑफ द वर्ड परव्यू। अब इसमें हमारा है एक तरीके से रेंज, और या तो नॉलेज होना, जानकारी होना। अपोजिट में इग्नोरेंस होता है, अज्ञानता होना, या मिस इंटरप्रिटेशन होना। इसमें आप चीजों को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अपोजिट में आप मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। यहाँ एक रेंज है, एक बाउंड्री है बहुत अच्छी खासी। अपोजिट में हो जाएगा लिमिटेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? देखें, नेक्स्ट वर्ड इज हमारा डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना। जैसे न्यूज वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, न्यूज को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, यानी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो डिस्टॉर्ट का सिनोनिम होता है ऑल्टर, बिलाई, डिसीव, मिसकंस्ट्रू, मिस इंटरप्रेट, मिस रिप्रेजेंट और ट्रम्प अप। ये सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं किसी चीज को बिगाड़ने के लिए। ट्रम्प अप का मतलब क्या होता है? कहानी बनाना। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प से याद कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रम्प क्या करता है भाई? बहुत ज्यादा कहानियां बनाता है, बनावटी बातें करता है, यानी चीजें क्या करता है? ट्रम्प अप करता है। तो डिस्टॉर्ट मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना। इसके एंटोनिम में ईमानदार होना। तो यहां आप बिगाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपोजिट में क्या होगा? ईमानदार होंगे, सच बोलेंगे, टेल द ट्रुथ, रिप्रेजेंट। तो ये सारे वर्ड डिस्टॉर्ट के एंटोनिम्स हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहां पर हमने सारे वर्ड्स देखे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर रीडिंग, यानी जितना भी हमने पढ़ा वोकेबलरी, उसका यूजेज देखेंगे कि एडिटोरियल में कैसे किया गया, क्या इनका मतलब था, और ये कॉम्प्रीहेंड करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो कॉम्प्रीहेंड करेंगे आपके लिए द हिंदू का एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां जो टाइटल था इसका, वो था कैनरी इन द कैनोपी। कैनरी इन द कैनोपी मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कैनरी मतलब क्या होता है? खतरे की घंटी होता है। और कैनोपी यानी वनस्पति होता है। यानी भाई जो हमारी फॉरेस्टेशन है, वनस्पति, उसमें कुछ डेंजर के संकेत हैं, खतरे के संकेत हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा। ऑन द स्टेट ऑफ, ऑन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घपला है, कुछ डेंजर के संकेत है भैया। उस वनस्पति में, ये फॉरेस्टेशन को लेके हमारे कुछ डेंजर के संकेत है। तो देखते हैं। अब इसका ये हो गया, टाइटल हो गया। थीम क्या है?
इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड टू बाईपास एनवायरमेंटल लॉस। तो जो हमारा एनवायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब देश की ग्रोथ के लिए हम एनवायरमेंट लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। जो पर्यावरण के लिए नियम बने हैं, एनवायरमेंट के लिए नियम बने हैं, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। थ्रू हिस्ट्री, मतलब पूरी हिस्ट्री में हमने क्या देखा है, फॉरेस्ट फॉर ह्यूमंस हैव बीन साइट्स ऑफ शेल्टर, मतलब ये जगह रही हैं शेल्टर की, मतलब भाई ठहरने के लिए कि कहीं हमें छत चाहिए तो फॉरेस्ट ने काम किया है, छत का, खाने का, फूड का, लाइवलीहुड्स का, हमारे जीवन व्यापन का, प्रोटेक्शन का, हमें प्रोटेक्ट किया है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, तो ये स्पिरिट की भी स्ट्रेंथ रही है, यानी जो हमारा एक स्पिरिट है, मोटिवेशन बनी हुई थी, या हमारे एक हैप्पीनेस की रीजन है फॉरेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो जो न्यू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें कहा गया 25% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, की 25% जो फॉरेस्ट जो लैंड है वो हमारी फॉरेस्ट से, वनों से कवर्ड है। ऑन इट्स फेस अ हेल्दी फिगर, अब देखने में क्या मालूम पड़ा भाई, बहुत हेल्दी फिगर है, 25% फॉरेस्ट आपके पास, मतलब आपने संरक्षण कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, बहुत बेहतरीन है। एंड अ स्टेप क्लोजर टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज प्रिस्क्रिप्शन, तो जो नेशनल पॉलिसी की जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, टू डू थिंग्स, जैसे आप देखते हैं ना, आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक पर्चा देता है प्रिस्क्रिप्शन कि हाँ ये चीजें करनी है, ये खाना है, ये दवाई लेनी है। तो जो नेशनल पॉलिसी है हमारी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, जो टू डू थिंग्स है, उसको बिल्कुल मैच कर रही है, मतलब बिल्कुल उस फिगर से बिल्कुल क्लोज है। बट बिग नंबर्स ऑलवेज हाइड प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं इन्हीं में समस्या छिपी होती है। तो जो पॉजिटिव लग रहा है बाहर से, हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव। अब देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेस्ट गवर्नेंस हैज बीन टिपिफाइड, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारी गवर्नेंस है, शासन है, वो टिपिफाई रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेड रहा है। किससे रिप्रेजेंटेड रहा है, बाय अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनिस्ट इंसुलर व्यू ऑफ फॉरेस्टेशन, मतलब हमने अपने शासन में ऐसा दिखाया है पोस्ट इंडिपेंडेंस कि जो अंग्रेज लोग नियम बना गए थे उससे हम क्या है, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हट रहे हैं, मतलब ब्रेक फ्री कर रहे हैं। ऑफ फॉरेस्ट एज सोर्सेज ऑफ टिम्बर, मतलब जो अंग्रेज लोग क्या समझते थे फॉरेस्ट मतलब टिम्बर, तो उससे ब्रेक फ्री करने की कोशिश करी है हमने इंडिया की फॉरेस्ट जो गवर्नेंस है, शासन। कोडिफाइड इन लॉस द कंट्री इनहेरिटेड, तो टिम्बर वाला जो नियम, यूरोपियन जो थे फॉरेस्ट को टिम्बर की तरह देखते थे, जो नियम उन्होंने हमें बना के दिए थे, हमने उनसे प्राप्त किए थे, तो उससे हमारी फॉरेस्ट गवर्नेंस ने थोड़ा हटने की कोशिश करी है, ब्रेक फ्री करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, समझते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया होगा। टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जो दो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हैं इस रिगार्ड में, इस संदर्भ में, वर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो जो दो महत्वपूर्ण एक्ट थी इस कदम में कि हम अपना कॉलोनियल जो पास था उससे ब्रेक करके, जो उसकी लिमिटेड सोच थी टिम्बर की तरह देखना फॉरेस्ट को, उसमें ये दो महत्वपूर्ण कदम थे। एक तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और दूसरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। The counteracting forces of industrial development and the pressures of climate change on the state have, however, troubled the implementation of both the acts. लेकिन जो अपोजिंग फोर्सेस रही, जिन्होंने इसको अपोज किया है, मतलब इस अच्छे इनिशिएटिव को, वो है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और जो क्लाइमेट चेंज में जो प्रेशर है उसने स्टेट को फोर्स किया है कि वो इस एक्ट को, मतलब ट्रबल किया है, इसकी वजह से वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है इन एक्ट्स को। एंड द गवर्नमेंट हैज सैडली चोजन द इजी वे आउट, और सरकार ने आसान तरीका ढूंढा है, मुश्किल तरीके को छोड़ के आसान, की भैया क्या हो सकता है आसान तरीका। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव डिमांडेड दैट स्टेट फॉलो द डिक्शनरी डेफिनेशन। कोर्ट्स और जो कंजर्वेटिव हैं, जो मतलब कंजर्व करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है आप भैया जो डिक्शनरी डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उसको फॉलो करिए।
वेयर एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मडिंग इट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, मतलब उसको धुंधला कर रहा है, उस कंफ्यूजन को, उस डेफिनेशन को मडी कर रहा है, कंफ्यूजन मतलब असमंजस में डाल रहा है। टू एक्सक्लूड कम्युनिटी फॉरेस्ट, की मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटी को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, तो मतलब इसको हटाया जाएगा, ये कोई एक्ट में नहीं आएगा प्रिजर्वेशन में, तो इसको मडी करने की कोशिश की जा रही है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अमंग अदर्स वाइल इंक्लूड, मतलब सर मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग भी, वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशंस एंड ऑर्चर्ड्स, तो प्लांटेशंस को इंक्लूड करते हुए और ऑर्चर्ड्स को इंक्लूड करते हुए, लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट को हटाते हुए, मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन दे रहा है फॉरेस्ट की। इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पेटस इज मर्की, भले अगर हम माने कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पेटस है, जो स्टिमुलेंट है, मोटिवेशन है, वो काफी ज्यादा एक धुंधला कंफ्यूजिंग मालूम पड़ता है, मर्की मालूम पड़ता है, क्लाउडी मालूम पड़ता है। इट इज अलाउइंग इंडिया टू क्लेम इट इज ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक, ये इंडिया को भैया एक ठोक के कहने के में वो करता है कि भारत ने कार्बन देखो कितना रिड्यूस करके दिखा दिया, कार्बन सिंक, सिंक मतलब रिडक्शन, टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो उसका क्लाइमेट कमिटमेंट्स की तरफ है कि भाई हाँ हम तो क्लाइमेट के लिए चिंता कर रहे हैं, तो हम कार्बन रिड्यूस करें, देखो भैया। while allowing development activities to continue unimpeded, और दूसरी तरफ क्या है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विकास की एक्टिविटीज बिना रुके जारी है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हमने कार्बन कितना रिड्यूस कर दिया है, क्लाइमेट के प्रति हम कितना डेडिकेटेड और कमिटेड है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ, दस द 25% फिगर हाइड्स फॉरेस्ट कवर लॉस इन द बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट्स, तो ये जो 25% का फिगर है, ये छिपाता है, क्या छिपाता है कि भैया हमने बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स यानी वनस्पति, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति थी वेस्टर्न घाट्स में, उसके नुकसान को छिपाता है। द नीलगिरीज एंड द नॉर्थ ईस्ट, द श्रिंकिंग ऑफ मैनग्रोव्स इन द कच्छ एंड द अंडमान्स, यानी इन जगहों पर जो फॉरेस्टेशन में डिक्रीज हुआ है, इन सबको छिपा लेता है ये 25% का फिगर। एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड द ऑनगोइंग एंडेंजरमेंट ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, तो जो हमारा खतरे में है नेचुरल इकोसिस्टम, और जो हमारा डेंसिटी कम हुई है फॉरेस्ट की, ये सारी चीजें ये 25% फिगर हमारा हाइड कर लेती। द रिपोर्ट ऑल्सो लैक्स, रिपोर्ट में कमी है, किस चीज की कमी है, डिटेल्स अबाउट वेदर इट्स एस्टिमेट्स ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूजेस टू विच दे आर करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड। रिपोर्ट में इस चीज की भी कमी है कि जो हम ये आकलन कर रहे हैं, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब कार्बन सेपरेशन का पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड, मतलब कितनी लैंड डिग्रेड हुई है कार्बन की वजह से, अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूजेस, जो हम कार्बन बाकी इस यूजेस में भी इस्तेमाल करते हैं, टू विच दे आर करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड, तो हम केवल एक सब्जेक्टिवली चीजों को मतलब बहुत एक मार्जिनल लेवल पे चीजों को देख रहे हैं, डिटेल्ड लेवल पे चीजों को नहीं देख रहे हैं। तो जो कार्बन का हमारा और जगह नुकसान होता है, लैंड को डिग्रेडेशन होता है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। फॉरेस्ट लॉस इन बायोडाइवर्स एरियाज कैन नॉट बी एडजस्टेड विद न्यू प्लांटेशन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नई जगह प्लांट लगा दो, बोल दो भैया हमने देखो फॉरेस्ट स्टेशन के लिए कितनी परवाह कर रहे हैं, तो आप इनको कवर नहीं कर सकते भाई। मेन आपने मेन जगहों से फॉरेस्ट हटा दिए या फॉरेस्ट कवरिंग कम कर दिया, और दूसरी जगह प्लांट करके बोल लो देखो फॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। The consequence of which are exacerbated by the decision to include even commercial plantation, जो इसके परिणाम है वो और ज्यादा खराब हो जा रहे हैं इस चीज को मिलाकर, किस चीज को मिलाकर, कॉमर्शियल प्लांटेशन, मतलब जो आप बिजनेस प्लांटेशन अलाउ कर रहे हैं, उससे ये चीज, उसके जो परिणाम है और खराब हो जा रहे हैं। which have lower sequestration and ecological value, जिनकी इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत कम है, the continued use of compensatory afforestation fund act, तो एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट का फायदा उठाकर और नई प्लांटेशंस का यूज करके आप जो ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, इस चीज को आप वीकेंड कर रहे हो, ये पूरा इस पैराग्राफ में कहा गया। नीति, गुड इवनिंग डियर। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ द हिंदू की ये हमारी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब देखते हैं नेक्स्ट।
इंडीड द ग्रोइंग गैप बिटवीन थियोरिटिकल एंड एक्चुअल फॉरेस्ट। तो जो थ्योरी में, जो पेपर में हमारी फॉरेस्ट है और जो एक्चुअल फॉरेस्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू फाइनेंसिस। तो हमारे पास जो फाइनेंसिस की कमी है उसके से हम प्रैक्टिकली बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी हमारी फॉरेस्ट की कवर हमने लॉस किया। In several northern districts, the extent of forest cover that suffer fire losses has increased by an order of magnitude in 2 years. तो काफी ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो हमने फायर्स के से, जो आग लग जाने की वजह से मतलब खोया है, वो बहुत ज्यादा हुआ है पिछले कुछ 2 सालों में। ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू हैव डॉक्यूमेंटेड अ पॉसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसने बताया है कि पॉसिटी कमी है ह्यूमन रिसोर्सेस की, स्किल की, इक्विपमेंट की, जो इन फायर्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, जो वन में आग लग जाती है उसको कंट्रोल कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, विकास जरूरी है, हमारा आगे बढ़ना जरूरी है। एंड ट्रीज विल बी लॉस्ट, और पेड़ कटेंगे भैया, पेड़ खोएंगे हम। बट दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द फ्रिक्शन दैट लॉस इम्पोजेस ऑन द गवर्नमेंट ऑन द ग्रोथ इम्पल्स इज एसेंशियल टू। बट हमें कोई एक नियम भी लाना पड़ेगा जो इस ग्रोथ इम्पल्स को कंट्रोल करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ से इतनी खुली ग्रोथ हो कि हम पूरे फॉरेस्टेशन को उससे क्या कर दें, खराब कर दें, लॉस कर दें। Yet the government has been weakening environmental safeguards। तो एक तरफ जहां एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार, दूसरी तरफ क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज है उनको कमजोर कर रही है। सेफगार्ड्स मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन। मोर रिसेंटली द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड द 1980s एक्ट परव्यू। तो जो 1980 की एक्ट जो फॉरेस्ट को काफी परव्यू या डोमेन कवर करती थी, रेंज, कि भाई फॉरेस्ट क्या है, किसको प्रिजर्व करना है, इस आपकी 2023 की अमेंडमेंट ने इसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एंड डिस्टॉर्टिंग, और बिगाड़ दिया है ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्री होती है फॉरेस्ट की, इन्वेंट्री होती है कि हमारे पास कितने फॉरेस्ट है, इस सबको बिगाड़ दिया है, इस सबके नंबर को खराब कर दिया है इस अमेंडमेंट ने। इट इज हार्ड टू इमेजिन एनीवन विनिंग इन द एंड। इससे किसी की जीत नहीं होने वाली, ये कह रहे हैं द हिंदू के ऑथर। नेक्स्ट देखें, अब हमारा ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब हम लोग इडियम्स देखेंगे, तो वी विल डिस्कस इडियम्स। तो यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब हम लोग क्या इडियम्स पढ़ने वाले हैं, तो लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो पहला हमारा इडियम जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम इसको याद कैसे रखें भैया अबव बोर्ड? तो भैया गांधी जी, मतलब ऐसा बोला जाता है, गांधी जी वॉज अबव बोर्ड एंड हेंस हैड नथिंग टू हाइड। तो गांधी जी बहुत ईमानदार इंसान थे, उनके पास कुछ छिपाने को नहीं था, और कई चीजें तो उन्होंने काफी उजागर भी करी अपनी किताब में। तो मैं गांधी जी को खैर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं। तो गांधी जी वॉज अबव बोर्ड मतलब काफी ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। एडम्स एल, प्योर वाटर, जो भी ये मैं हिंदू का, जो भी ये हमारा मैं एक्सप्रेस करता हूं, ये मेरा विचार नहीं होता है। कई बार हो सकता है लोग मेरे पास गुस्से से आ जाए, सर ये आपकी क्या आइडियोलॉजी है। ये केवल द हिंदू के जो ऑथर की आइडियोलॉजी होती है उसी पे बेस्ड मैं आपको वोकेबलरी सिखाता हूं, ठीक है। एडम्स एल, प्योर वाटर। एडम का मतलब होता है आदम, एल मतलब वाटर, यानी पवित्र वाटर, फ्रेश वाटर। तो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब जो दूर दराज के इलाके होते हैं राजस्थान में, वहां पीपल काफी दूर चलते हैं किसके लिए? एडम से, फ्रेश वाटर के लिए। एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, नया ऑनर या कुछ अचीव करना,
जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो रूट नए भाई पंख ऐड कर रहे हैं, नए पंख मतलब नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पुराने जमाने में राजा क्या करता था, जैसे कुछ जीतता था तो एक पंख लगा लेता था, ऐसे लगा के पंख लगा के मोर टाइप बन जाता था पूरा। तो ये ऐड फेदर मतलब क्या होता है, कुछ नया आप अचीव कर रहे हैं, कुछ नई चीज आप प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब क्या होता है, हार्म करना एज वेल एज ह्यूमिलेट, मतलब किसी को नुकसान भी पहुंचाएंगे और साथ ही साथ उसको क्या है, बेइज्जत भी करेगी। तो ये होता है एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसे शी हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट एंड सेंडिंग अ गेट लॉस्ट नोट। ये किसी निब्बा का बयान है कि भैया उसने एक तरफ तो हमारी बेइज्जती करी, घनघोर क्या घनघोर बेइज्जती करी, गिफ्ट लौटा दिया, और साथ ही साथ ये भी लिख दिया दफा हो जाओ। तो अब उसने हमारे जख्म भी दिया भैया और बेइज्जती भी बहुत करी है, यानी शी हैज एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम आफ्टर वंस ओन हार्ट। जैसे आप किसी से मिलने गए, मान लीजिए पापा ने फोटो दिखाई, मम्मी ने भी फोटो दिखाई, उधर से इधर दोनों फोटो देखा गया, फिर आप पहुंचे, दोनों एक दूसरे से बात करें, कॉफी पसंद है आपको, सामने वाले कह रही हाँ मुझे भी कॉफी पसंद है, अच्छा कैसे लगते हैं आपको शाहरुख खान, किरण, मुझे भी। तो आप बोलोगे यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, मतलब हम दोनों सिमिलर हैं बहुत, है ना। भाई भाई तो नहीं, मतलब वो भाई भाई वाली सिचुएशन नहीं होती है, वो दूसरी सिचुएशन होती है। तो आफ्टर वंस हार्ट मतलब होता है सिमिलर टू समन, मतलब किसी के सिमिलर होना, उसको कहते हैं आफ्टर वंस ओन हार्ट। एंड आई विश अ प्रिटेंस, जैसे मान लो कोई स्कैम हुआ और सरकार ने कोई कमीशन बना दिया, लेकिन वो कमीशन कुछ कर नहीं रहा है, बस दिखावटी इंक्वायरी कर रहा है, तो ये क्या होगा, आई वॉश होगा, आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी, केवल आपके आंखों में एक तरीके से दिखावा हो रहा है आपको, है ना। एंड हेयर ब्रेथ एस्केप, बाल बाल बच्चे, ये कैसे होता है भैया, मान लो होमवर्क नहीं करके आए थे और क्या हुआ, मैम ने चेक कर रही थी सबका होमवर्क, और लास्ट जब तक तुम्हारे तक पहुंचती घंटी बज गई स्कूल की, है ना, और छुट्टी हो गई। तो ये क्या होगा, बाल बाल बच्चे, नैरो एस्केप, एंड हेयर ब्रेथ एस्केप, वेरी नैरो एस्केप। समझ में आया भैया। नेक्स्ट देखो हमारा ओल्ड फ्लेम क्या होता है, पुराना प्यार, लॉन्ग टाइम लव। तो जो फ्लेम आपके बचपन का प्यार है ना, वो आपको मान लो मार्केट में मिला और आप भैया आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, वही फिर कुछ लेने गए मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में, देखने गए थे, मतलब ढूंढ लेने गए थे तरकारी, वहां मिल गई पुरानी सरकारी, मतलब पुरानी सरकार मिल गई, यानी पुराना प्यार दिख गया। तो लॉन्ग टाइम लव को हम लोग कहते हैं ओल्ड फ्लेम, एंड ओल्ड फ्लेम इज नोन एज लॉन्ग टाइम लव। नाइन्थ रेडियम क्या है, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होना। जैसे आप देखते हैं कोविड में कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अब वो क्या हुए, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो गए, तो दे हैड एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब दे वर मोर मैच्योर देन देयर ओन एज। इसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट 10वां आइडिया, एज फिट एज अ फिडल। तो महेंद्र सिंह धोनी भैया आप देखते हैं कि इस उम्र में भी कैसे बिल्कुल फिट है, तो ही इज एज फिट एज अ फिडल। फिडल क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो खैर इडियम में कोई वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता, तो एज फिट एज अ फिडल मतलब बहुत स्वस्थ होना, हेल्दी होना। ही फेल्ड इलनेस, वो बीमार दिखा रहा था अपने आप को, बट मुझे पता था भैया वो स्वस्थ है, नाटक कर रहा है बीमारी का, तो ही वॉज एज फिट एज अ फिडल। तो ये हमने इडियम्स पढ़े। अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम्स के बाद क्वेश्चंस। तो इडियम्स पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टू बी ऑल एट सी, मतलब टू बी ऑल एट सी मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आप सोचते हैं अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, तो हमेशा किस में रहते हैं, कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं। तो टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू बी ऑल एट सी के बाद आता है टू टेक टू वन हील। टू टेक टू वन हील मतलब क्या होता है, दुम दबाकर भाग जाना। यानी जैसे भैया
मान लो निब्बा निब्बी मॉल में घूम रहे थे और मॉल में घूमते समय पापा देख लिए। किसके पापा देख लिए? निब्बा के। अब भैया क्या करेंगे? दोनों दुम दबाकर भागेंगे, यानी दे विल रन अवे। तो इसको कहते हैं टू टेक टू वंस हील्स। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, बाइट द डस्ट। क्या होगा इसका मीनिंग? यहां हमारा बाइट द डस्ट का मतलब होता है हैव नथिंग टू इट, नहीं। इसका होता है धूल चटाना या धूल चाटना, मतलब बहुत बुरी तरह से पराजित होना यानी फेल होना, उसको कहते हैं बाइट द डस्ट। जैसे पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिट द डस्ट अगेंस्ट इंडिया, तो पाकिस्तान ने हमेशा क्या चाटी है? धूल चाटी है, मतलब हमेशा फेल हो गया है इंडिया के खिलाफ। अब कश्मीर पाने का अटेम्प्ट या कुछ भी है, सब में फेल ही हुआ है बाइट द डस्ट। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुकेश अच्छा खासा स्वस्थ इंसान था, बस बीच बीच में खैनी वाला खाता था और रील्स बनाता था, और एक दिन आपको पता चला उसको मर गया। कैसे मर गया वो? खैनी खाने से नहीं मरा, रील्स बनाने से मर गया। आप कहोगे अरे भैया ये कैसे हो गया दादा? तो ये आपका हो गया बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। चोर का झटका है जोरों से लगा, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होना और अनप्लेजेंट होना। अनप्लेजेंट मतलब बहुत ही खराब इवेंट होना, यानी खराब और अनएक्सपेक्टेड, इसको कहते हैं हम लोग अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इडियम देखें, कोल्ड कंफर्ट। तो भैया जैसे आप देखते हैं इंग्लिश है, या इंग्लिश ऐसे समझो जैसे आप किसी डेजर्ट एरिया में गए और डेजर्ट एरिया में बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा, कहीं आपको पानी नहीं मिला दूर दूर तक, और इतने में आपको कहीं पानी दिख जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा? कोल्ड कंफर्ट होगा, मतलब आपको थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलेगी उससे। तो ये होता है स्लाइट सेटिस्फेक्शन। ऐसे समझो जैसे सिंगल लड़के हैं, सिंगल, वैसे तो यूपी में सिंगल लौंडे बोलते, चलो बोल देते, इतना खराब वर्ड भी नहीं। तो सिंगल लड़कों को मान लो किसी लड़की ने थोड़ा सा ऐसे मुस्कुरा के देख लिया, तो ये उनके लिए क्या होता है? भैया कोल्ड हो रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो स्लाइट डिससेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या होता है? खतरे में होना, मतलब बिल्कुल डेंजर में होना, बैंकरप्सी के कगार पर होना, बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हो डूबने के कगार पे। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इन डेंजर। क्लियर है? अब इसका मतलब पैसा खोना नहीं होता, पैसा बनाना भी नहीं होता, पैसा खर्च करने, खतरे में होना, मतलब खतरे की कगार पर होना या बंद होने की कगार पर होना, उसको कहते हैं इन द रेड। क्लियर? नेक्स्ट इडियम देखें, फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक क्या होता है? देखिए भैया, जैसे मान लीजिए आप शोर मचा रहे थे, आपके फ्रेंड्स भी शोर मचा रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल ने, जैसे ही प्रिंसिपल को देखा सबने आते सब भाग गए और आपको छोड़ गए, है ना, सब चिल्ला रहे थे डम डिगा डिगा डम डिगा डिगा। और क्या हुआ? प्रिंसिपल जब भाई अब म्यूजिक बजाएगा, म्यूजिक, तो वो आप ही की म्यूजिक बजाएगा, मतलब आप ही का बैंड बजाएगा। तो ये कहलाता है फेस द म्यूजिक, मतलब पूरा आलोचना झेलना, पूरा क्रिटिसिज्म झेलना। जैसे रेलवे में जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर का क्या बजाते हैं? म्यूजिक, यानी उसी को बेचारे को सारी आलोचना झेलनी पड़ती है, बियर द क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट एट इडियम, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष विजेता, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, जिम्बॉम्बर, है ना, जिम्बॉम्बे, जो अचानक से पाकिस्तान को हरा दिया। अरे भैया, अरे दद्दा, ये तो उम्मीद ही नहीं थी। तो ये क्या होता है? डार्क हॉर्स, ऐसा घोड़ा जो अंधेरे में दौड़ रहा है और कब रेस जीत जाएगा पता नहीं चलेगा, अनएक्सपेक्टेड विनर, इसको कहते हैं डार्क हॉर्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेडियम की तरफ। नाइन्थ, बीट अबाउट द बुश। घुमा फिरा के बात करना। नेता लोगों से पूछो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बोलेंगे जनसंख्या बढ़ रही है। का करत? जनसंख्या बहुत बढ़त। तो यहां पर कैसे बात करें नेताजी? घुमा फिरा के। इसको कहते हैं स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बीट अबाउट द बुश। वेंडर, वर्ल्ड में भटक, वर्ड्स में भटकना नहीं, वेंडर अक्रॉस द वर्ड्स मतलब वर्ड्स में भटक जाना नहीं। इलॉजिकली बात करना नहीं,
इररिलेवेंट रेफरेंस देना नहीं, घुमा फिरा के बात करना जानबूझ के, ये होता है सी, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। लास्ट क्वेश्चन, इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बदले, के जगह पर, इन प्लेस ऑफ। तो इन लीव ऑफ में हमारा क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं सरकार आपसे कोई जमीन लेती है, बदले में आपको क्या करती है? कुछ कंपनसेशन या मुआवजा देती है, तो ये क्या हो जाता है? इन लीव ऑफ हो जाता है। कंपनसेशन इन लीव ऑफ एक्वायरिंग योर लैंड। क्लियर है? तो इन लीव ऑफ मतलब के बदले पर, के जगह पर। अब इसी के साथ हमारा होता है थैंक यू। मतलब आज की क्लास होती है कंप्लीट, जिसमें हमने एडिटोरियल भी किया, एडिटोरियल से वर्ड्स भी किए और साथ ही साथ इडियम्स भी पढ़े। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं इसको जरूर देखिएगा, बहुत वोकेबलरी मिलेगी इसमें। नोट्स अगर आप इतना बनाते चलोगे, मैं बता रहा हूं वोकेबलरी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।